बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज थम जाएगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के चुनावी मैदान में अमित शाह समेत कई दिग्गज हैं। डिम्पल यादव, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज भी तीसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। ये बड़ी खबर। और तीसरे चरण का चुनाव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की इसमें 11 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की भी 9 सीटें हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, कितना महत्वपूर्ण है तीसरे चरण का चुनाव, और आज तीसरे चरण का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, तो कहां पर आज दिग्गज चुनाव प्रचार करने वाले हैं? निश्चित रूप से आज आखिरी दिन है तीसरे चरण के चुनाव के लिए और 7 मई को मतदान होना है। और आज देखिए 48 घंटे पहले चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार थम जाता है, यानी कि आज 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो सकेगा। रोड शो के जरिए, रैली के जरिए, जनसभाओं के जरिए और जो सोशल मीडिया या टीवी मीडिया के जरिए जो प्रचार किया जाता है वो थम जाता है। और ऐसे में महत्वपूर्ण चरण है ये तीसरा चरण भी। देखिए 12 राज्य इसमें कवर होते हैं और जो 93 सीटें जो है वो इसमें शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात की 25 जो सीटें हैं वो इसमें शामिल है, यानी दिग्गजों का जो आज भविष्य है वो 7 मई को जो ईवीएम में कैद हो जाएगा। उनमें महत्वपूर्ण सीटों की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह की सीट है जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात की 25 सीटें, तो ऐसे में ज्यादा जो फोकस है वो गुजरात पर किया जा रहा था लगातार। और साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, बिहार की भी और कर्नाटक और केरल की भी सीटें इसमें शामिल हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो जो यादव परिवार है, अखिलेश यादव का परिवार, उनके भी 3 महत्वपूर्ण सदस्य चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल है केंद्रीय मंत्री, और उनका भी जो है वो 7 मई को ही मतदान उनके भी सीट पर होना है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण सीटें जो इसमें शामिल है। साथ साथ मध्य प्रदेश की विदिशा की बात करें तो वहां से खुद शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में उतरे हुए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भी इलाके में मतदान जो है 7 मई को ही होना है। और तीसरा चरण देखिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जम्मू कश्मीर की एक सीट राजौरी की भी इसमें शामिल थी, लेकिन वहां किन्हीं कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया। 25 मई को वहां मतदान होगा। तो हितेंद्र, यह चरण महत्वपूर्ण है। पहले 2 चरण में हालांकि देखिए एक विवाद जो है वो उठ खड़ा हुआ था कि पोलिंग कितनी हुई, पोलिंग प्रतिशत को लेकर। जो पहले चरण में पोलिंग हुई थी 60% के करीब दर्ज की गई थी। बाद में चुनाव आयोग ने जो पूरी जो संख्या जो बताई मतदान प्रतिशत की वो 6% बढ़ाकर बताई थी, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था, सवाल भी उठे थे। लेकिन इस बार जो है वो चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है और पूरे जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और चुनाव पार्टियां जो है आज के बाद कल से जो है वहां अपना मोर्चा संभाल लेंगी। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, आपने बताया कि कई हॉट सीटें हैं, लेकिन अगर बात करें बड़े राज्यों की, 3 बड़े राज्य जहां पर चुनाव होने हैं अलग अलग सीटों पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो गुजरात को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी और कौन कौन सी वहां पर ऐसी हॉट सीट हैं? अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके अलावा और कौन कौन सी ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पर लोगों की नजर बनी हुई? देखिए गुजरात की सभी सीटें ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो अगर उस दृष्टि से बात करें हितेंद्र, तो लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो सभी हॉट ही होती हैं, लेकिन कुछ खास जो चेहरे चुनाव मैदान में उतरे होते हैं, जैसे अमित शाह चुनाव मैदान में उतरे हुए, तो निश्चित रूप से वो देश के गृह मंत्री हैं और पूरे देश में ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सीट जो है वो सर्वाधिक लोगों की नजर में रहती है, उसकी चर्चा सर्वाधिक रहती है। वहां जीत हार का जो अंतर रहता है उसको लेकर भी काफी चर्चा रहती है। तो ऐसे में गुजरात की देखिए इस चरण में सभी सीटें शामिल की गई है, 25 सीटें। तो ऐसे में सभी सीटें ही महत्वपूर्ण है और कई बड़े चेहरे जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से जो है
वो जीत खासा महत्व रखती है, क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे देश की राजनीति के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें, तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो मूलतः वहीं के हैं। हालांकि प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वे गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में वहां के मतदाताओं की खास तवज्जो जो है वो भाजपा को मिलती है। तो देखने वाली बात है कि उस जीत का जो पिछली बार की जीत है वो उसको बीजेपी दोहरा पाएगी। और साथ साथ तमाम मुद्दों के बीच में यह चुनाव हो रहा है। देखिए, मंगलसूत्र, मुस्लिम और आरक्षण की बातें, तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो उठाए गए इस चरण के दौरान। और तीसरे चरण में खासतौर पर इनके ऊपर फोकस किया गया, और खासतौर पर मुस्लिम आरक्षण की बात, और एक जो आरक्षण को लेकर अमित शाह का जो वीडियो आया उसको लेकर भी जो विवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो वीडियो में कुछ काट छांट की गई थी और उसे एडिटेड वीडियो के रूप में पेश किया गया, फेक वीडियो जिसे बताया गया बाद में, और उसके लेकर मुकदमे भी दर्ज हुए और जांच की जो आंच है वो तेलंगाना तक पहुंची। तो ऐसे में तीसरे चरण के बीच में, चुनाव के बीच में यह सब चीजें हुई हैं और तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। तो देखने वाली बात है इन तमाम मुद्दों का असर जो है वो उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की इन सीटों पर कितना रहता है, और खासतौर पर कर्नाटक और केरल में। और असम में देखिए, असम की भी 4 सीटें इसमें शामिल की गई हैं, इस चरण में ही है। तो ऐसे में सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं, और वहां के लिए, चुनाव के लिए पूरी जो पुख्ता प्रबंध की बात की जाए तो चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं। 5 बजे आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, और महत्वपूर्ण दिग्गजों के भाग्य का फैसला जो है 7 मई को तीसरे चरण में मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अमित के वार पलटवार का जो सिलसिला है वो तेज हुआ। पहले चरण में जैसे वोटिंग का पता चला कि काफी कम वोटिंग हुई है, उसके बाद भाषणों में बदलाव हुआ और वार पलटवार और ज्यादा तीखे जो है वो देखने को मिले, और अब बात शहजादे वर्सेस शहंशाह तक पहुंच गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी शहजादे कहकर के राहुल गांधी को संबोधित कर रहे हैं और उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी का एक बयान कल सामने आया। उन्होंने शहंशाह बताया प्रधानमंत्री मोदी को, और तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि आपने टीवी पर उन्हें देखा होगा, वो शहंशाह हैं, महल में रहते हैं, उनके चेहरे पर एक धूल का कण तक नहीं होता। तो वहीं जिसे वो शहजादे बताते हैं, वो 4000 किलोमीटर तक पैदल चले, लोगों की समस्याओं को उन्होंने जाना, और साथ ही साथ कई तरह की भावुक अपीलें भी जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव से पहले, मतदान से पहले, राहुल गांधी का भी एक और यहाँ पर बड़ा दिलचस्प जो है एक फैसला देखने को मिला कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। और इसी बीच राम मंदिर भी पहुंच रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी। देखिए जितेंद्र, चुनाव के दौरान जो है तमाम बातों का असर तो पड़ता ही है। मतदाताओं को किसी न किसी रूप में लुभाया जाए, प्रभावित किया जाए, इसकी कोशिश तमाम दलों के नेताओं की रहती है। और इसी बीच जैसे आपने सही कहा कि शहंशाह वर्सेस शहजादा का एक चुनाव का जो एक और नया खड़ा हो गया है, तो इस तरह से शहजादा कहकर संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अपनी तमाम रैलियों में जाकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं और उन्हें शहजादा कहकर संबोधित करते हैं। और इसी बीच कल रायबरेली और तमाम दूसरी जगह जो चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही है प्रियंका गांधी, कल भी एक रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री को शहंशाह कहकर संबोधित किया। तो ये एक नया विवाद खड़ा हो गया। और एक और खास बात है कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस चुनाव में जो घोषणा पत्र में और न्याय पत्र की बात, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र की बात की, कांग्रेस ने न्याय पत्र की बात की, तो इन न्याय पत्र और घोषणा पत्र से अलग जाकर जो है चुनाव बयानबाजियों में वार पलटवार और तमाम आरोप प्रत्यारोप पर जो है वो ठहर गया है। और इसी बीच आपने सही कहा कि रायबरेली से जो फैसला है वो अंतिम चरण में लिया गया, यानी कि लास्ट दिन जो नामांकन का था 3 मई, उस दिन राहुल गांधी ने इस बात का निर्णय लिया, कांग्रेस ने इस बात का निर्णय लिया कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और केएल शर्मा अमेठी से लड़ेंगे। दरअसल देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि रायबरेली उनकी पारंपरिक सीट है, पारिवारिक सीट है। जो फिरोज गांधी थे वे पहली बार जो है रायबरेली से चुनाव लड़े थे, और अब तक जो 20 चुनाव अगर रायबरेली में हुए तो 17 चुनावों में कांग्रेस को, और ये कहिए कि कांग्रेस के जो गांधी परिवार को वहां से लगातार जीत मिलती रही है। और अमेठी की बात करें तो अमेठी भी उनका गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार चुनौती देने के लिए अपने खास जो परिवार के सदस्य के नाते या निजी सचिव कहिए, 30 साल की उनकी जो सेवा है उसका सम्मान करते हुए केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के मुकाबले अमेठी में खड़ा किया गया है। तो यहां भी दिलचस्पी भरा मुकाबला देखने को मिलेगा। और साथ साथ आपने बात उठाई हितेंद्र की, इस बार जो है मुद्दे देखिए, एक तो अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आक्रामक रुख
जो बयानबाजियों के जरिए उठाया है, इस बार जो रुख दिखाया है, वो खासतौर पर उनका सीधा निशाना राहुल गांधी पर है और राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी यह चुनाव हो गया है। देखने वाली बात है कि इसमें किसका फायदा रहता है और किसका घाटा रहता है। तो तमाम समीकरण जो है वो लगाए जा रहे हैं और अब देखने वाली बात है कि तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत कितना रहता है, उसमें कितना इजाफा रहता है या पिछली बार की तरह जो है वो विवाद इससे जुड़ते हैं। तो चुनाव आयोग की कोशिश लगातार है कि लोकतंत्र के इस पर्व में, महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उन्होंने तमाम कैंपेन चलाई है और साथ साथ पार्टियां भी यही चाहती हैं, राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं कि लोग भीषण गर्मी है इसके बावजूद जो है वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले। यही एक बड़ी कोशिश, बड़ी चुनौती भी इसे कहा जाएगा, क्योंकि देखिए गर्मी जिस प्रकार से बढ़ रही है उस हिसाब से जिन जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वहां भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है, भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। तो चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि मतदाता को घर से बाहर निकालकर बूथ तक लाया जाए और उसका मतदान करवाया जाए ताकि मतदान प्रतिशत जो है वो उत्साहजनक सामने तीसरे चरण में आए। जी तेंद्र जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा अमित। तो ये आज महत्वपूर्ण दिन है तीसरे चरण के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, चुनावी शोर का। कई राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जहां वोटिंग होनी है, 93 ऐसी सीट हैं लोकसभा की जहां पर मतदान होगा तीसरे चरण में। हालांकि 94 सीटें थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक सीट पर चुनाव फिलहाल टाले गए हैं और अगले चरण में वहां पर मतदान होगा, लेकिन बाकी तमाम 93 सीटों पर जो 2 दिन बाद है वहां पर वोटिंग होनी है।